जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम आर्मी टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं। किस प्रकार का एग्ज़ाम आता है, इससे इस चीज़ का पता तो आपको चलेगा ही चलेगा। साथ के साथ जो स्पेशली मैं साइंस को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको 15 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कितना पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है, कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हो आप। क्योंकि होता क्या है, कई बार टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी पढ़ा देते हैं। यानी कि टेक्निकल का नाम सुन के वो कि टेक्निकल का पेपर है तो वो टेक्निकल पढ़ाने लग जाते हैं, टेक्निकल फिजिक्स पढ़ाने लग जाते हैं, टेक्निकल केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, तो मतलब उनका लेवल जो है वो अच्छा कर देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं टेक्निकल के पेपर में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आर्मी जीडी का पेपर हो, चाहे कलरक का पेपर हो, चाहे आपके टेक्निकल का पेपर हो, साइंस का पोर्शन लगभग सेम आता है। लगभग वही क्वेश्चन जीडी में आपको देखने को मिलेंगे, वही कलर में थोड़ा बहुत जो है टॉपिक्स का अपग्रेडेशन होता है। यानी कि थोड़ा हैवी क्वेश्चन मिल सकता है आपको टेक्निकल के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी देख सकते हो, जीडी वाले भी देख सकते हो, कलर वाले भी और टेक्निकल वाले भी और नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी। क्योंकि आर्मी में कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में साइंस का लेवल जो है लगभग सेम रहता है, सेम का सेम रहता है। ठीक है, तो अपन जानेंगे आज कि अग्निवीर भर्ती के अंदर किस प्रकार का जो है एग्जाम आता है। 15 जनवरी को ऐसा ही एग्जाम आएगा, जिसका भी 15 जनवरी के चाहे रोहतक के यारों का पेपर है, चाहे वो भिवानी भीम स्टेडियम वाली भर्ती का पेपर है, या चाहे किसी भी सेंटर का एग्जाम है साइंस की, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैं बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पेपर में आए हैं वो तो क्वेश्चन करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आपको अलग से भी कुछ बातें जो हम आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम सेम पेपर मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरी की पूरी मैराथन होगी। उस एक क्लास के अंदर ही 4 से 5 घंटे की एक क्लास में ही आपके 25 नंबर का काम मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आने वाला जो संडे होगा उसको मैं जो है क्लास लूँगा, आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो आप सभी के सभी मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको वीडियो को, तो इसके अंदर मैं पोर्शन जो है वो लेता हूँ फिजिक्स का। फिजिक्स के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूँ मैं और बेहतरीन तरीके से जो है अपन करते हुए चलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जानते हुए चलेंगे। देखिए, भौतिक मात्रक वाट किसकी यूनिट है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं, बेटा यूनिट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कोई भी चीज, कलर का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे टेक्निकल का, यहाँ से इकाइयों से क्वेश्चन 100% आएगा। मैंने कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ करवा रखी हैं आपको, कुछ और मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। किसकी यूनिट जो है वो वाट है। देखिए, सभी को पता है गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसकी यूनिट जो होती है वो जो है एनर्जी की यूनिट जो होती है जूल होती है। कार्य हो चाहे एनर्जी हो, इनकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इधर अगर मैं बात करूं जूल के बाद आवेग की यूनिट जो होती है, अगर मैं बात करूं किसकी भी, आवेग की, तो आवेग की यूनिट जो है आपकी, आवेग होता क्या है, सो फोर्स, इम्पल्स जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स होता है, टाइम टाइम फोर्स इंटू में टाइम, यानी कि न्यूटन सेकंड जो होगी इसकी यूनिट होती है। शक्ति की यूनिट जो होती है ना, पावर, इलेक्ट्रिकल शक्ति मेनली, इसकी यूनिट जो होती है वो वाट होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो वाट, यानी कि शक्ति की यूनिट जो होगी वो वाट होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से जो है करते हुए चलना है कि किसकी यूनिट क्या है। कुछ यूनिट मैं आपको बता देता हूँ वर्बली, जल्दी जल्दी आप नोट कर लेना, जो बार बार एग्जाम में आती हैं। एक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आई की यूनिट बहुत बार पूछी जाती है, एम्पियर होती है, नोट कर लेना, एम्पियर होती है। कार्य यानी कि वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। दाब की पास्कल होती है, दाब जो होता है उसकी क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला होती है, ज्योति तीव्रता जो होती है उसकी कैंडेला होती है। तो ज्योति तीव्रता की जो है आप कैंडेला कर लेना, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी कैंडेला होती है, कैंडेला होती है। फोर्स यानी कि बल जो होता है उसकी यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, आपको मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा 4 से 5 मिनट की, जिसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स को मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र में चुंबकत्व कितना होता है। देखिए, मैंने जो मैग्नेटिज्म आपको चैप्टर करवा रखा है उसके अंदर आप प्लेलिस्ट में सारे जो है चैप्टर देख सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि एक चुंबक होती है,
और चुंबक के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, दो पोल होते हैं। और चुंबक को कभी भी आप डिवाइड करोगे ना, दो भागों में विभाजित करोगे, तो कभी भी साउथ और नॉर्थ पोल जो है अलग नहीं होंगे। एक अलग चुंबक जो बनेगी उसके भी क्या हो जाएंगे, साउथ ईस्ट और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। यानी कि हम कभी भी पोल्स को अलग नहीं कर सकते हैं, चुंबक की ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक ये आता है कि चुंबक के जो सेम पोल्स होते हैं, जैसे कि साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं। और जो अपोजिट पोल होते हैं, साउथ नॉर्थ जो अपोजिट पोल हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया चुंबक की पट्टी के बीच में केंद्र पर चुंबकत्व क्या होगा। तो बीच में जो है, बीच में जो होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आर्मी के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट भी, बर्फ के पिघलने से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सभी को पता, आइस जो होती है, बर्फ होती है, पानी से बनी होती है। और पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो ये बर्फ कहलाती है, ठीक है। और पानी या बर्फ इसकी एक क्वालिटी है, देखिए किसी भी चीज़ का घनत्व मैक्सिमम जो होता है एक ही जगह पे होता है, कम से कम पे होता है। लेकिन पानी और बर्फ का जो मैक्सिमम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पानी या बर्फ का अधिकतम घनत्व कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये 4 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से जब बर्फ पिघलती है, यानी 0 से 4 तक जब आती है, 4 डिग्री सेल्सियस तक आती है, तो घनत्व इंक्रीज होता है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसकी जगह क्या होती है, डिक्रीज होती है। और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो घनत्व ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। तो ये क्या होगा भाई, बढ़ता है ये, ठीक है। बर्फ पिघलने पर 4 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि पानी या बर्फ का मैक्सिमम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। क्लियर भी, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। दूर की वस्तु देखने के लिए, देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। टेक्निकल का पेपर है, ओरिजिनल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ किसका पेपर है, कौन से सेंटर का पेपर है। ROHQ दानपुर का जो है ये एग्जाम है, जो सेंटर का एग्जाम था, जो बाहर आया था, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है। दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का, तो सभी को पता है दूर की वस्तु जो है टेलीस्कोप से देखी जाती हैं। और जो है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए जो होता है आपका सूक्ष्मदर्शी होता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट, एक परिपथ में वोल्ट मीटर। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ ये वोल्ट मीटर होता क्या है, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को बताऊंगा। वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, यानी कि विभवांतर को मेजर करने वाला जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। एक बात याद रखना, वोल्ट मीटर जो होता है, किसी भी परिपथ में जब वोल्ट मीटर लगते हैं तो वो हमेशा पैरेलल लगते हैं। पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल का मतलब ऊपर नीचे लगते हैं, पैरेलल लगते हैं एक सर्किट में। तो वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज होती है, वोल्ट मीटर जो होता है सदैव पैरेलल में जुड़ा होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है। एक होता भी अमीटर, इसको भी मैं यहीं पर बता देता हूँ। एक होता अमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, इलेक्ट्रिक करंट आई को मापता है, एमीटर, ठीक है। ये सीरीज में भी हो सकते हैं और आपके पैरेलल में भी हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन क्या होता है। देखिए आपने शायद नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। एक रूल होता है ग्रेविटी, यानी कि जी गुरुत्व का। कोई भी वस्तु हम जब ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी कहलाती है वो, यानी कि पृथ्वी की तरफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंको वो नीचे ही आएगी। जब वो नीचे आएगी तो एक एक्सेलरेशन लेगी। एक्सेलरेशन का मतलब अपने स्पीड को इंक्रीज करेगी, उसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी हमेशा जो है एक्सेलरेशन के बराबर होती है, यानी कि त्वरण के बराबर होती है। त्वरण और ग्रेविटी हमेशा क्या चलती हैं, सेम चलती हैं। तो भी सिंपल सी बात है, जब त्वरण बढ़ेगा तो वस्तु की वजन पर कोई भी मतलब प्रभाव, यानी कि वस्तु की का वजन का कोई भी रोल नहीं होगा। अगर वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन जो उसका वजन जो होगा, वो भार जो होगा, वो हमेशा क्या होगा भी, वेट जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्या होगा भी, जीरो होगा। इस चीज़ को आप याद रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार किसी भी आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से जो है याद करके रखना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए सभी को पता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ एक्सेलरेशन होता क्या है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है। तो जैसे
मैथ के अंदर अपनी स्पीड होती है, वैसे ही फिजिक्स के अंदर वेग होता है। वेग का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी में जब चेंज आता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड में चेंज जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार आप कहते हो कि बाइक को एक्सेलरेट कर दिया मैंने जो स्पीड थी वो 10 से 20 कर दी, 20 से 30 कर दी, 40 कर दी, मतलब उसने आपको स्पीड बढ़ाई। तो स्पीड बढ़ाने को अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेट करना कहते हैं। बाइक को एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, तो वेग बढ़ाने को टाइम के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मेरे को पता है वेग की यूनिट क्या होती है। वेग जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डी अपॉन टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, बटे में सेकंड, और एक टाइम ये। ठीक है, तो 2 सेकंड हो जाएगी। तो जब मैं इसको करूंगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो त्वरण की इकाई जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। न्यूटन जो होती है वो बल की यूनिट होती है। ठीक है, जूल जो होती है वो कार्य की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, कार्य की जो है यूनिट होती है। सॉरी भी, मीटर पर सेकंड आएगा तो ये आंसर आएगा ए, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, आंसर जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, ऑप्शन ए आएगा, गलत मत कर देना। ये यूनिट किसकी है, तो ये यूनिट वेग की है। वेलोसिटी की यूनिट जो है वो क्या है, वो मीटर पर सेकंड है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा कोई डिब्बा रखा जाता है, तो गैस के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। देखिए सिंपल सी बात है, गैस के कंसेप्ट में मैं आपको बताता हूँ भी। गैस जो होती है ना वो कंप्रेस्ड होकर किसी भी कंटेनर में भर जाती है। ठीक है, अब गैस कंटेनर में रख दी, तो भाई जैसी कंटेनर में रखी है उस कंटेनर को वैसा का वैसा अपन किस में रख देंगे, ट्रेन के डब्बे में रख देंगे। अब जैसा इधर है वैसा ही ट्रेन के अंदर रहेगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, कंपोज्ड है। ठीक है, तो गैस के तापमान या प्रेशर पर उस टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसने कहीं पर उठा के कहीं पर रख दो। ठीक है, तो ये हमेशा जो होगा अपरिवर्तित रहेगा। जहां कहीं भी अपरिवर्तित है उसको आंसर कर देना, राइट आंसर जो होगा अपरिवर्तित होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 19वां क्वेश्चन देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि कौन सी है। देखिए जिसको पता नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, वो राशि जिसके पास दिशा नहीं होती है। दिशा का मतलब जिसके पास कोई रिजल्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं अदिश, और जिसके पास दिशा होती है उसको बोलते हैं अपन सदिश। जिसके पास सीधा दिशा होती है उसको वेक्टर क्वांटिटी यानी कि स्केल जो है सदिश राशि बोलते हैं। देखिए जिसके पास दिशा नहीं है उसको अदिश बोलेंगे। अब देखिए इनके अंदर बल, फोर्स के पास दिशा है बिल्कुल। अभी फोर्स होता क्या है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, तो भी एक्सेलरेशन के पास दिशा होती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के पास तो दिशा होती है। बार जो होती है मास इनटू में ग्रेविटी होता है, यानी कि ग्रेविटी के पास भी दिशा होती है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के पास कोई भी दिशा नहीं होती है। विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा होती है चार्ज बाई टाइम टी। तो आवेश की कोई दिशा नहीं होती है, यानी कि कोई भी दिशा नहीं होगी किसकी भाई, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, कुछ अदिश राशियों को मैं बता देता हूं आपको, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कौन कौन सी अदिश राशि हैं। देखिए एक तो कार्य, कार्य एक अदिश राशि है, बहुत बार एग्जाम में आता है। पावर यानी कि शक्ति भी जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है एक अदिश राशि है। और जितनी भी बचगी ये तो अदिश है, और जितनी भी बचगी जैसे बल है, वेग है, संवेग है, आवेग है, भार है, ये सारे के सारे जो हैं आपकी सदिश राशि हैं। क्लियर है, ये याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो सभी को पता है। देखिए न्यूटन ने तो जो है ये फिजिक्स का पिता माना जाता है न्यूटन को। लगभग बहुत ज़्यादा जो खोज जो हैं वो फिजिक्स की न्यूटन ने दी हैं। ठीक है, तो न्यूटन के बारे में तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन कौन था, तो न्यूटन ने तो बल को दिया था, ग्रेविटी को दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को दिया था, फोर्स को दिया था। ठीक है, तो न्यूटन तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिएगा उसके बाद ये ग्राहम बेल, ग्राहम बेल भी नहीं आएगा, इसने भी जो है इसकी खोज नहीं की थी। ये जे एल बियर्ड, बिल्कुल भी जे एल बियर्ड जो है इसने जो है किसकी खोज की थी, टेलीविजन की खोज की थी। तो राइट आंसर जो होगा वो डी आएगा। नेक्स्ट भी गोस, गोस के बारे में याद रखना भी, मैं आपको बताऊंगा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखिए मैंने आपको मैग्नेटिज्म बता रहा था, मैग्नेट, एक मैग्नेट होती है जिसके साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। ठीक है, और उसकी तरफ एक फील्ड होता है, चारों तरफ एक फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र बोलते हैं जिस तरफ वो अट्रैक्ट करती है किसी भी वस्तु को। किसी भी वस्तु को नहीं, एक बात याद रखना, मैग्नेट हमेशा लोहे को अट्रैक्ट करेगी या निकल के अट्रैक्ट करेगी, केवल दो ही चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ये भी बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नेट किस किस को आकर्षित करती है, तो लोहा और निकल को आकर्षित करती है। क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्र होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक जो क्षेत्र होता है वो होता क्या है।
चारों तरफ जो क्षेत्र होता है वो होता है मैग्नेटिक क्षेत्र। इसको सबसे पहले टेस्ला ने दिया था, इसलिए इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। और मैग्नेटिक क्षेत्र की सीजीएस यूनिट जो होती है वो गोस होती है। क्या होती है, गोस होती है। ठीक है। और एक गोस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बार बार घूम फिर के। ठीक है, तो ये बात याद रखना, मैग्नेटिक क्षेत्र। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए वैसे तो अपन फ्लक्स को सेम मानते हैं, लेकिन फ्लक्स अलग है। फ्लक्स की एसआई यूनिट जो होती है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वो वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। तो याद रखना। तो इसमें क्या पूछा है वो देख लो, गोस किस में मापी जाती है। देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं मापी जाएगी, लेकिन संवेग मोमेंटम भी नहीं मापा जाएगा, स्पीड भी नहीं मापी जाएगी, इंडक्शन सॉरी इंटेंसिटी तीव्रता, ठीक है भाई, इंटेंसिटी मापी जाएगी। मैग्नेटिक तीव्रता जो होगी ये मापी जाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो मापी जाएगी किसके अंदर भी, गोस के अंदर। ठीक है। और भी याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है, सीजीएस यूनिट गोस है, एक गोस 10⁻⁴ के बराबर होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो वेबर है। ये भी आप याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि। बैरोमीटर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बैरोमीटर होता क्या है, किसी को तो यही नहीं पता होगा बैरोमीटर क्या होता है। देखिए बैरोमीटर वो होता है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। किसको मापता है, वायुमंडल दाब को मापता है। और इसके द्वारा मौसम की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, मौसम की जानकारी देता है। यानी कि बैरोमीटर की सतह अगर धीरे धीरे नीचे आ रही है तो बारिश होगी, धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो मौसम साफ होगा, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे आ रही है तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। ये बैरोमीटर डिफाइन करता है। तो बैरोमीटर जो होता है ये ऐसे बना होता है। इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर पारा डला होता है, पारा यानी कि Hg डली होती है, और यहाँ पर एक गैस डली होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैरोमीटर में कौन सी धातु डाली जाती है, तो पारा, और गैस कौन सी डाली जाती है, हाइड्रोजन डाली जाती है। ठीक है। अब बैरोमीटर में जो है पारा ही क्यों डाला जाता है उसका रीजन पूछा है। देखिए जो आपका पारा जो होता है इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। यानी कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर अब घनत्व ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है ये जल्दी सी जो है जमेगा नहीं, और धीरे मतलब जो है अपना इफेक्ट जो होगा अच्छा दिखाएगा। तो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है इसको किस में रखा जाता है, बैरोमीटर में डाला जाता है। पारे को थर्मामीटर में भी डाला जाता है। किसमें भी डाला जाता है, थर्मामीटर, जिसको अपन कहते हैं तापमान मेजरमेंट करने के यूज़ करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर में भी किसको डाला जाता है, पारे को। लेकिन नॉर्मल थर्मामीटर जो होता है ना, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, उसमें तो पारा यूज़ किया जाता है। लेकिन एक होता है एब्सोल्यूट थर्मामीटर। एब्सोल्यूट थर्मामीटर का मतलब क्या होता है, जो बढ़िया वाला थर्मामीटर होता है उसमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसका आंसर जो होगा, बैरोमीटर में पारा जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का मतलब होता है जो कोई भी द्रव होता है ना, कोई भी द्रव, द्रव के ऊपर एक मड़ाई होती है, एक तनाव होता है, एक टेंशन होता है। जैसे कि दूध के ऊपर एक मड़ाई होती है ना, वैसे ही हर द्रव के ऊपर एक मड़ाई होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पृष्ठीय तनाव बोलते हैं। ठीक है। पृष्ठीय तनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृष्ठीय तनाव से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि पृष्ठीय तनाव से कि वो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसी पानी की बूंद का गोल दिखाई देना, किसका रीजन है, पृष्ठीय तनाव का रीजन है। उसके बाद मच्छर पानी के ऊपर लार्वा देते हैं, वो भी पृष्ठीय तनाव के ऊपर, क्योंकि उस मड़ाई के ऊपर तैरते हैं। पतली सुई पानी के ऊपर तैरती है पृष्ठीय तनाव की वजह से, क्योंकि वो भी किसकी वजह से तैरेगी, सरफेस टेंशन की वजह से तैरेगी। तो पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या है पूछा है। सबसे पहले तो पृष्ठीय तनाव होता क्या है, देखिए पृष्ठीय तनाव होता है फोर्स बाई लेंथ। किसी भी फोर्स अपन डालेंगे किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है। जितनी लंबाई में जो भी फोर्स है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो फोर्स होता है न्यूटन, बाई लेंथ क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, जहां कहीं भी आंसर है वो होगा इसका राइट आंसर, न्यूटन पर मीटर, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट, जूल आप सभी को पता है कार्य और शक्ति की इकाई है, कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल है। ठीक है। उसके बाद जो है न्यूटन जो है आप सभी को पता ही है, फोर्स की यूनिट है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो प्रकाश के बारे में आपको दो तीन बातें बता देता हूँ। प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट जो होती है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। क्वेश्चन ये बहुत बार आता है। और इसका रियल कलर जो होता है वो वाइट होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन ये अपनी फेनोमिना की वजह से कितने कलर दिखाती है, 7 कलर दिखाती है, विब ग्योर वाले, विब ग्योर वाले।
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर दिखाती है 7 लाइट, ठीक है। और लाइट जो है हमेशा सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है इसकी किस में होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद स्पीड इसकी गैस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम जो होती है वो किस में होती है, ठोस में होती है। ये याद रखना, सबसे ज़्यादा निर्वात में स्पीड होती है और सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है। तो निर्वात में कितनी स्पीड होती है, तो निर्वात में 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 गुना में 10 की पावर 7 है, 8 ये आंसर है, मीटर पर सेकंड होती है। 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। प्रकाश किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। वास्तविक जो इसका कलर होता है वो वाइट होता है, लेकिन कितने कलर में डिवाइड होता है, 7 में। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। असौ शक्ति जो होती है, एचपी जो होती है, हॉर्स पावर जो मशीनी शक्ति की यूनिट है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए शक्ति की यूनिट क्या थी, पावर की यूनिट क्या थी, वाट थी। पावर की यूनिट क्या थी, वाट। लेकिन जो मशीनी शक्ति जो होती है, मशीनों की शक्ति, बड़ी बड़ी मशीन जो होती हैं उनकी शक्ति, जैसे कि आपने ट्रैक्टर देखे होंगे, 1 हाउस पावर, 2 हाउस पावर, ठीक है। हाउस पावर जो होता है वो मशीनी शक्ति की इकाई है। और एक हाउस पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। एक हाउस पावर 746 वाट के बराबर होता है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ मैथ के क्वेश्चन आप देख लेना, मैं इनको सोल्व नहीं करवाऊंगा, मैं केमिस्ट्री करवाऊंगा, साइंस और जीके आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। देखिए बिल्कुल ईजी है। वर्गमूल पूछ रखा है, 529 प्लस में 81, 9 हो जाएगा ये, मतलब 9 प्लस में जो है जोड़ देना 13, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी बेलन का आयतन पूछ रखा है। ये इजी इजी क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं मैथ नहीं करवाता हूँ, मैं साइंस और जीके करवाता हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना। मैथ के लिए भी मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगा जिसके अंदर मैथ का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। धीरे धीरे हम जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, मैथ मैथ देख लेना, इजी मैथ है, बिल्कुल ही इजी मैथ है, ठीक है। और मैथ अगर आपको करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ जो है बिंटू सर मैथ, बिंटू सर मैथ, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी आर्मी के पेपर हैं इसके ऊपर मिलेगा, आप देख लेना। मैथ के क्वेश्चन जो है वहाँ पर सोल्व आपको मिलेंगे। वो भी अपना ही चैनल है, ज़्यादा जो है बिल्कुल इजी जो है आसान तरीके से जो है सारा का सारा करवाया जाएगा। केमिस्ट्री देख लेना। पानी में नमक मिलाने पर क्या होगा। देखिए सभी को पता है, जो बर्फ़ वाले होते हैं ना, बर्फ़ बेचते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली, वो पानी के अंदर जो बर्फ़ मिलाए रखते हैं, पानी जो क्या नाम, सॉरी, पानी में नमक मिलाने के बाद क्या होगा, चाहे बर्फ़ में नमक मिला लो चाहे पानी में नमक मिला लो, जैसे ही मिलाओगे तो वो जल्दी पिघलेगी नहीं बर्फ़ तो, और पानी जल्दी ही जो है उबलेगा नहीं, यानी कि उनका क्वथनांक बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आप पानी में नमक मिला दोगे, पानी प्लस में नमक कर दोगे, तो वो बहुत लेट उबलेगा भाई। एक तो आप एक काम करना, सिंपल पानी ने उबाल के देखना, एक पानी में नमक मिला के उबाल के देखना, ठीक है। तो वो जो नमक वाला पानी जो है वो लेट उबलेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस तापमान पर कोई वस्तु उबलती है, बॉयल होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखना भाई, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ घोल दिया जाए, देखिए कॉपर सल्फेट होता है COSO4, को जिंक के साथ रिएक्शन कर दी जाए तो क्या होगा। सभी को पता है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, जिंक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा और प्लस में कॉपर बाहर चली जाएगी, ठीक है। और इस पोजीशन पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो होगी ना, कॉपर सल्फेट जो होगी उसका रंग ही नहीं रहेगा, मतलब खत्म हो जाएगा रंग, ये कंपाउंड ही दूसरा बना देगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कलर जो होगा ये कलरलेस हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए 3 चीज़ होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होते हैं आइसोटोप जिनको समस्थानिक बोलते हैं, एक आइसोबार होते हैं जिनको समबारिक बोलते हैं, और एक आइसोटोन होते हैं जिनको सम न्यूट्रॉनो बोलते हैं, ठीक है। 3 होते हैं। आइसोटोप सम स्थानिक क्या होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है जिसका सिंबल Z होता है, ये समान हो, ये समान हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। H1 H1, H1 H2, H1 H3। ऊपर जो होता है वो बाहर होता है, नीचे जो होता है मास होता है, सॉरी नंबर होता है। एटॉमिक नंबर सभी का एक है, लेकिन मास जो है वो अलग है। तो आइसोटोप का मतलब ये होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन बाहर क्या हो, अलग हो,
ठीक है, इसको बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक में क्या समान रहता है, इसमें जो है परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो समान रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। आइसोबार में कौन समान रहेगा, अगर आपसे पूछे समबारिक में कौन समान रहेगा, तो परमाणु बार समान रहेगा। आइसोटोन में सम न्यूट्रॉनों में कौन समान रहेगा, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो समान होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, अच्छे क्वेश्चन है। ये भी याद रखना हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ बर्फ का सूत्र क्या है, बर्फ का सूत्र क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आप शुष्क बर्फ का सूत्र बता पाओगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पानी, बर्फ और भाप, इन तीनों का रासायनिक सूत्र वैसे तो H2O ही होता है, H2O क्योंकि पानी से ही बनती है दोनों चीज़, भाप, स्टीम। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, आजकल एग्जाम में क्या करता है, H2O के आगे एक्वा लिखा मिलेगा ना, ये तो पानी का सूत्र है। H2O जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये बर्फ का है, और H2O जब गैस की फॉर्म में होगा तो ये किसका है, भाप का है, ये होता पानी। ठीक है, तो बर्फ का सूत्र क्या होगा, H2OS होगा। शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो CO2 के ब्रैकेट में इसमें S होना चाहिए था। ठीक है, ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये पानी का सूत्र है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। बारूद एक है, गन पाउडर जो होता है ना वो क्या है, देखिए सभी को पता है गन पाउडर एक मिक्सचर होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ क्या क्या चीज़ होती हैं। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, जब अणु जुड़ते हैं तो उनको तत्व बोलते हैं। जैसे कि 118 एलिमेंट है अपने पास आज के टाइम पे, जिनमें से धातु हैं 91, कितनी धातु हैं टोटल, 91। अधातु जो होती हैं, नॉन मेटल जो होती हैं वो 20 हैं, और उपधातु जो होती हैं वो कितनी हैं, उपधातुओं की संख्या 7 है। जोड़ लेना 118 तत्व मिलेंगे। ठीक है, जब तत्व एलिमेंट जुड़ते हैं ना तो दो चीज़ बनती हैं, एक कंपाउंड बनेंगे, एक मिक्सचर बनेंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब जुड़े धातु या अधातु जब जुड़े तो उनका रेशियो सेम हो, रेशियो हमेशा सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे कि H2O, पानी एक कंपाउंड है, पानी को जब मैं जोड़ूंगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा तो ही कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड में रेशियो समान रहता है, लेकिन मिक्सचर में कोई भी रेशियो हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा दूध क्या है, दूध एक मिक्सचर है, कितना ही कम ज़्यादा पानी हो मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, रक्त क्या है, रक्त भी एक मिश्रण है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब अनुपात नहीं हो उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो इसने पूछा बारूद क्या है, तो बारूद एक मिक्सचर है, क्योंकि बारूद में कोई भी मिश्रण हो सकता है। वैसे तो इसमें क्या होता है, किस किस का मिश्रण होता है, इसमें चारकोल होता है, बारूद में कौन कौन होता है, चारकोल होता है, सल्फर होता है, और एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट लगभग 75% होता है, चारकोल 15% होता है, और सल्फर जो होता है वो 10% डाला जाता है। इससे जो होता है आपका बारूद बनता है। ठीक है, तो बारूद जो है एक मिश्रण है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिनी तरफ रखे गए हैं। देखिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल करवा चुका हूँ, जैसे कि ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में 91 जो हैं वो क्या है, 91 जो है मेटल हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में रखी गई हैं। राइट हैंड साइड में नॉन मेटल रखी गई हैं, इनकी अधातुएं रखी गई हैं जिनकी संख्या 20 है। और बीच में जो है ना, यहाँ पर जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं, यहाँ पर उपधातु रखी गई हैं, यानी कि मेटालॉइड्स रखी गई हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो राइट हैंड साइड में पूछा है इसमें तो अधातु रखी जाएंगी, नॉन मेटल रखी जाएंगी, नॉन मेटल अधातु। जहाँ किसमें पूछे राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल तो नॉन मेटल रखी जाएंगी, भी अधातु रखी जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम किया जा सकता न ही बढ़ाया जा सकता, उसको क्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, धातु कौन होती हैं, धातु वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाए, उनको बोलते हैं धातु। जैसे कि सोडियम Na पॉजिटिव, आयरन Fe पॉजिटिव, ऐसे। अधातु कौन सी होती हैं, जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाए, उनको बोलते हैं अधातु। जैसे कि कार्बन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऐसे। एक होती है उपधातु या अक्रिय गैस, या फिर अक्रिय, जो रिएक्शन ना करे, जिनके पास कोई भी आयन ना हो, ना ये पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो, उसको अपन बोलते हैं आपकी जो ना इलेक्ट्रॉन ले ना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो इनको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट। जैसे 18वां ग्रुप जो है जिनको नोबल गैस बोलते हैं, हीलियम, नियोन,
आर्गन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी आपकी एक्रिय गैसें हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी क्योंकि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। बाहरी हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन के मैंने 3 समस्थानिक बताए थे, पहला प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। इस ड्यूटेरियम जो होता है H1H2, जिसमें एक नंबर होता है और 2 बार होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, बाहरी जल बोलते हैं, बाहरी जल बोलते हैं, बाहरी जल हैवी वाटर बोलते हैं ड्यूटेरियम को ही, ठीक है। अब ये जो बाहरी जल होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अगर हम परमाणु मास में से नंबर घटा देंगे, मास यानी कि परमाणु जो बाहर होता है उसका सिंबल ए होता है और परमाणु संख्या जो होती है उसका सिंबल जेड होता है, अगर इनमें से घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो ऊपर वाला बाहर होता है, नीचे वाला नंबर होता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएंगे, न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, एक होगी। कितनी होगी भी, एक। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे सोडियम है Ni का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास 23 होता है, ठीक है। तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो मास में से नंबर घटा दो, 23 मत 11 गए 12 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, सिंपल हाइड्रोजन जो होता है उसका कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन बाहरी हाइड्रोजन के कितने न्यूट्रॉन होते हैं, एक होता है। सोने का सूत्र क्या है, बहुत अच्छे भी इतने सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। सोने का सूत्र AU है। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल बता देता हूँ, जैसे कि सोडियम का Na है, आप लिखते चलना, पोटेशियम का K है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। आयरन लोहे का Fe है, चांदी का Ag है, टंगस्टन का W है, टंगस्टन का क्या है, W है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सिरसा लेड का Pb है, टिन का SN है। आप रोक रोक के इन सभी जो सिंबल्स हैं इनको लिख लेना, क्योंकि ये वो सिंबल हैं जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो देखिए शुद्ध जल कहो, मिट्टी कहो या नमक कहो या जल कहो, ये सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं, यानी कि कोई भी पीएच मान जो होता है ये साल्ट होते हैं। साल्ट का मतलब जिनका पीएच मान 7 हो, जिनका पीएच मान 7 हो। देखिए जो पीएच स्केल होता है ये 0 से लेकर 14 तक, इसमें बीच में 7 होता है, और 0 से 7 तक एसिड अम्ल होते हैं, और 7 से 14 तक बेस यानी कि क्षार होते हैं, ठीक है। तो एसिड 0 से 7 होते हैं, 7 से 14 बेस होते हैं, और बीच में क्या बचते हैं, साल्ट बचते हैं। तो पानी जो होता है वो एक साल्ट होता है, और इसका जो पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, अपनी जीके और कर देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ जीके के क्वेश्चन भी, ठीक है। और मैथ आप जो है मैंने आपको बता दिया है, अगर आप करना चाहो तो बिंटू सर के चैनल से कर लेना, वैसे थोड़े दिन में मैं आपको एक व्यवस्था करके दूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी को पता है यूएनओ के बारे में, तो यूएनओ जो है, यूएनओ जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर, ये लिख लेना, 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है यूएनओ की, ठीक है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। आज के टाइम पे इसके अंदर 193 देश हैं, और जो 193वां देश था जो लास्ट टाइम पर 2011 में जुड़ा था वो दक्षिण सूडान था। कौन था? दक्षिण सूडान था। यूएनओ का काम क्या है? इसका काम यही है विश्व में शांति स्थापित करना, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय जो है वो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? अभी अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, वे कौन भारतीय थे जिन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। देखिए लास्ट जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद अंग्रेजों से, तो अंग्रेज जो हैं लास्ट गवर्नर जनरल बनाते हैं भारत का, ठीक है। और जिनका नाम क्या होता है? राजगोपालाचार्य होता है। क्या नाम होता है? राजगोपालाचार्य। ये प्रथम भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत की ओर तो पहला था, लेकिन ये वैसे आखिरी थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर सभी को पता ही है, एक कानून मंत्री थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? संविधान का, और भारतीय संविधान में बहुत अच्छा योगदान दिया था। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम थे, पहले प्रधानमंत्री थे, सभी को पता है, ठीक है। और जो है इस्कादर अली मिर्ज़ा जो है ये भी व्यक्ति थे, लेकिन इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखना, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? अच्छा क्वेश्चन है टीपू सुल्तान से, सभी को पता है टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे, और उन्होंने एंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा था। कितने? एंग्ला मैसूर, 3 एंग्ला मैसूर युद्ध लड़े थे, ठीक है। इन्होंने शासन जो है ना 1782 से 99 तक शासन किया था, और अंग्रेजों के साथ डटकर
जो है सामना किया था। ठीक है, तो ये जो है मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद का शेर कहा जाता? संसद का शेर कहा जाता, अभी बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत दहाड़ते थे भाई संसद के अंदर। ठीक है, लोकसभा के अंदर दहाड़ते थे, अपने मुद्दों को लेकर बहुत अच्छा स्पीच देते थे, इसलिए इनको संसद का शेर कहा गया है। ठीक है, कौन थे भाई? वो थे भाई डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रकाश मुखर्जी, जिन्होंने 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना की थी। बीजेपी पार्टी की स्थापना करने वाला कौन था भाई? श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। और जो ये सबसे पहले जब ये उद्योग मंत्री बने थे ना, उद्योग मंत्री, सबसे पहले ये उद्योग मंत्री बने थे। और उद्योग मंत्री बनने पर जब ये संसद में गए तो ये इन्होंने बहुत तहलकेबाज, मतलब बहुत अच्छा जो स्पीच दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण एक एक्टिविस्ट थे। लाला लाजपत राय जो है स्वतंत्र सेनानी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है बीजेपी की तरफ से पहला पीएम बनया था भाई। ठीक है, पहला पीएम 1996 में बनया था बीजेपी की तरफ से। शून्यकाल क्या होता है? देखिए, संसद जब चलती है, जब लोकसभा राज्यसभा जब चलती है, तो उस टाइम पर बहस होती है। सभी को पता है 11 बजे से 12 बजे तक, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 11 बजे से 12 बजे तक सभी एमपी जो हैं वो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और उस काल को जो बोलते हैं वो प्रश्न काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्न काल बोलते हैं। देखिए, वास्तव में शून्यकाल की स्थापना जो है ना, मतलब शून्यकाल शुरू जो है ना 1962 के टाइम से माना जाता है। इस टाइम पर 12 बजे से 1 बजे तक लोग विचार विमर्श करते थे, मतलब क्वेश्चंस के ऊपर क्या करते थे? विचार विमर्श करते थे। और ये टाइम जो है ना वो खाली हो जाता था, मतलब इस टाइम पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए उस टाइम के बाद इसको शून्यकाल घोषित कर दिया गया। कौन सा काल घोषित कर दिया गया? शून्यकाल। यानी कि 12 बजे के बाद जो काल होता है, 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे संसद का लंच हो जाता है। ठीक है, 1 बजे संसद का लंच हो जाता है। और लंच जो है IRCTC करती है, इंडियन रेलवे करवाती है। किसका लंच भाई? आपके संसद के अंदर जो जितने भी पीएम, जितने भी मंत्री बैठते हैं उनका भाई। ठीक है, तो याद रखना ये कब होता है भाई? ये जो होता है वो संसद के प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है, यानी कि 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल, और 12 बजे के बाद जो होता है वो क्या कहलाता है भी? आपका शून्यकाल कहलाता है। तो ये थे भी आपके साइंस और जीके के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इनसे रिलेटेड मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जैसे कि यूनिट है, इसकी मैं एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा 4 से 5 मिनट की, सभी को लिखकर जल्दी जल्दी आप देख लेना उसको ज़रूर, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जैसे कि एक प्रकाश है, प्रकाश का जो चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आता है। ये भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। 10 मिनट में आपका ये मान के चलो एक क्वेश्चन पक्का है। ऐसे ही जैसे कि विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है विद्युत धारा से। ठीक है, तो इसकी में मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही आपका विटामिन, मतलब कोई भी चैप्टर है, ऐसे ऐसे चैप्टर मैं सेलेक्ट करूंगा जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो आर्मी वाले स्टूडेंट हों, चाहे क्लर्क वाले स्टूडेंट हों, चाहे टेक्निकल वाले स्टूडेंट हों, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हों, साइंस सेम रहती है। ठीक है, तो आप सभी साथी जुड़े रहें और अच्छे से जो है चैनल को शेयर करें भाई। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी शेयर करें। जय हिंद साथियों।